बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दया जी हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। इतना बोलते बोलते ना मुझे हाँफनी आने लगती है। जी साहब, आप तो क्यों इतना बोलते हो? तो हाँफना तो आएगा ही आएगा, आखिर उम्र आएगी। हाँ, अब तो उम्र आ गई है। तो नहीं रहेगी जवानी। हाँ, जवानी कहाँ रहेगी, बड़े बड़ों की नहीं रही, मेरी कहाँ रही। लेकिन मुद्दा ये है आज का, आज निश्चित तौर से बस जो स्वागत योग्य है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि इतिहास जो है वो इतिहास है, उसे बदला नहीं जा सकता। ये बात सच है। उन्होंने एक बात और कही, लेकिन इतिहास बदल तो नहीं सकते, इस्लाम बाहर से आया, ये भी बात सच है। आक्रमणकारियों के साथ आया, ये भी बिल्कुल सच है। उन्होंने कहा कि देवस्थान तोड़े गए, ये भी सही हो सकता है और होगा, निश्चित तौर से ये बात फैक्चुअल है। लेकिन रोज एक मामला निकाला जाए, विवाद बढ़ाया जाए, ये ठीक नहीं। हम कोई आंदोलन नहीं करना चाहते, ये बात उन्होंने ज्ञानवापी के लिए कही। ये किसी के विरुद्ध नहीं, मिल बैठकर रास्ता निकालना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आज मैं चाहूंगा डिबेट अपने तरह से और अपनी यहां पे जो मिसाल है वो कायम करे, और मैं चाहता हूं कि तमाम वो सारे लोग जो जुड़ नहीं पाते, रोज हाथ उठाते हैं बात कहने के लिए, आज ऐसी बात कहें, जितनी बढ़िया बात कही है। आज मुझे वास्तव में डिबेट करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आता हूं आपके पास पाजी, बस जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। जी, शुरुआत करना चाहता हूं। जी, देखिए, मुझे लगता है इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो मोहन भागवत जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या दूसरे तरफ का जो तबका है वो इस बात को मानता है? मैं उसका एग्जांपल आपको अभी देता हूं। बिस्मिल्लाहिर रहमानुर रहीम, या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने पढ़ दिया, और दूसरी तरफ वो है जो झंडे के सामने हाथ भी नहीं जोड़ते, झुकाते भी नहीं है। तो ये दोनों तरफ से ही चलेगा ना सर, एक बात। दूसरा, और अगर ये इतिहास नहीं बदला जा सकता, कहीं कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है, जैसा मैं समझता हूं, इस देश ने 1000 साल तक आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद फिर 70 साल तक जो तमाम सरकारें रही उसकी लड़ाई लड़ी। आज मेरा मानना है कि जिस तरीके से कोर्ट में चीजें चल रही हैं, वो कहते हैं कि कोर्ट के माध्यम से क्यों आंदोलन करना, मुझे आंदोलन करने की जब जरूरत होगी प्रतीक त्रिवेदी जी के सामने, जब वो मेरी बात नहीं मानेंगे किसी चीज को। लेकिन अगर वो मेरी बात मान रहे हैं, कानूनी तरीके से मान रहे हैं, तो मैं क्यों आंदोलन करूं? मेरा मानना है कि अब आंदोलन की आवश्यकता है नहीं। ये देश, ये जो जितने भी चेहरे हैं सब जानते हैं। मैं मानस की, इनकी बात के बाद रामचरित मानस की एक पंक्ति मुझे याद आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता। उन्होंने क्या कहा ये तो उन्होंने बता दिया, लेकिन उसके बाद त्यागी जी ने क्या कहा इन्होंने भी बता दिया। उसका मतलब ये था या नहीं, बहरहाल इन्होंने कहा। मैं स्वागत है और डिबेट को मैं आगाज कर रहा हूं। आई एम कमिंग बाजी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक, बहुत अच्छी बात कही शिवम ने। और मोहन भागवत की बात का, तो मोहन भागवत जी जो उन्होंने कहा उसकी बात का तो पूरे हिंदुस्तान को स्वागत करने, लेकिन मोहन भागवत जी को सबसे पहले तो समझाना उनको अपने लोगों को चाहिए। मैं, इन्होंने कलमा पढ़ा, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर रहमान भी पढ़ दी। मैं पढ़ दे तो मैं भी पढ़ता हूँ ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ, मैं गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ। अच्छा देखिए, एक बात उन्होंने, अरे बाजी, अरे इतनी बढ़िया बात कही है, इतनी बढ़िया बात कही, अरे मैं बहुत बढ़िया बात कही। मैं तो एक बात और जोड़ देता हूं। अरे आपने तो गायत्री मंत्र पढ़ दिया, मैं एक बात और बोल देता हूं, मैं एक बात और उसमें जोड़ देता हूं। मोहन भागवत जी ने एक बात और कही, मोहन भागवत जी ने एक बात और कही, और वो ये कही कि हमारे सबके पूर्वज एक हैं, और इसमें भी कोई गलत नहीं है, पूर्वज एक हैं। पूजा पद्धति एक हो सकती है, हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, एक दो और जुड़ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप सम भाव से बात चला जा सकते। नो यही बोल के देखिए, बात उसपे कथनी और करनी पे है, उस चीज पे अमल करने की है। क्योंकि भाजपा और संघ के नेता जो है ना, मोहन भागवत जी तो अपना प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन ये प्रवचन उन्हें जनता के सामने सार्वजनिक रूप से देने की जगह उन्हें भाजपा के लोगों को और संघ के लोगों को देना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद को देना चाहिए, बजरंग दल को देना चाहिए, जो सारे दिन उत्पात मचाए रहते हैं, उधम मचाए रहते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, मैं भारत माता की, मैंने उस दिन कहा मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, मैंने कहा मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक नहीं बोला, एक नहीं बोला, बुलवा के दिखाइए। इनके गायत्री मंत्र पढ़ने और मेरे कलमा पढ़ने में फर्क ये है कि मेरा समाज मेरी गर्दन नहीं उतारेगा, इनको बेदखल जरूर कर देगा। नफरत ये है,
नफरत ये है, नफरत ये ऐसे ही रखेंगे। क्योंकि नफरत के बीज से इनके जो फसल उगती है ना, वो फसल हिंदुस्तान में ये काट रहे हैं। लेकिन एक बात बता देता हूँ, ये देश हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति से आप पढ़ोगे, ये देश सर्वसमावेशी देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और सर्वसमावेशी देश है, धर्मनिरपेक्ष है। ऐसे ही लोगों की काट की आंधी एक बार, दो बार, तीन बार चढ़ सकती है। हिंदुस्तान सेकुलर था, रहेगा, आज तक भी, पहले भी था, आज भी। मुझे लग रहा है मोहम्मद रफी मेरा भी प्रोफेशन जो है ना, मेरा काम जो एक दिन छीन लेंगे मुझसे। एक ही सांस में इतना बोलते हैं मोहम्मद रफी अता, इतना सुरीले पानी पिलाओ इनको। इनका नाम है मोहम्मद रफी। जी बाजी बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, एक देश का बहुत बड़ा जो विवाद था, जो हमारे इस भारतीय संस्कृति के आदर्श पुरुष भगवान श्री राम का जन्म स्थान के ऊपर विवाद चल रहा था, वो समाप्त हुआ है। ये मौका है कि उसकी खुशियों को हम बढ़ाएं, बांटें, ना कि रंग में भंग डालकर इस जो विवाद खड़े किए जा रहे हैं, इसको रोकना बहुत जरूरी है। क्या बात है। अक्सर मैं एक बार हमेशा ये बात कहता हूँ, 1.25 लाख पे ये गड़ा होता है गोविंद सिंह नाम का। क्या बात है पाजी, यही बात होना चाहिए, यही बात उन्होंने कही भी। लेकिन देखने वालों ने कहां से रोशनी निकाली है, ये ऊपर ही वाला जाने। उन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही कि आपस में मिल बैठ के सुलझा लीजिए, और अगर नहीं सुलझता है तो फिर कोर्ट चले जाइए, और जो कोर्ट कहे वो मान लीजिए। ये बात कही उन्होंने। आ रहा हूं जी। मेरी दादी को अगर मूछें होती तो हम उनको दादा कहते। ऐसा हो नहीं सकता ना, ये रियलिटी नहीं है इस देश की। बताइए कब हुआ? ये देखिए, ये अतिक्रमण देख रहे हैं दोनों तरफ से, अभी तो 10 सेकंड भी नहीं बोला, और ये अब ये फिर चिल्लाना शुरू। और दूसरी सर, राहुल जी रुक जाइए, मैं चिल्लाना नहीं चाहता। मैं ये मोहन भागवत जी के बातों को अलग रास्ते में ले जा रहा है। ऑफकोर्स शेखर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। मोहम्मद रफी अता, इतने थोड़ी ले आप जी। मंत्र पढ़ सकते हैं, लेकिन विचारों को बदलने में बहुत टाइम लगेगा। विचार नहीं अभी भी बदले। ऐसा है गुप्ता जी, बदल सब सकते हैं। आप भी थोड़ा एक कदम आगे बढ़िए, 2 कदम वो आगे बढ़ेंगे। कदम बढ़े तो सही, लेकिन वो बहस कर रहे हैं, आगे बढ़ बढ़ के आ रहे हैं। इतना अभी बात कर रहे हैं। देखिए मोहम्मद रफी अता एक वॉइस है, छोटी सी वॉइस है, जैसे मैं एक छोटी सी वॉइस हूँ। त्यागी जी एक छोटी सी वॉइस है। ये सारी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये है ताकत, तभी बदलेगा। गुप्ता जी, हाँ आगे भैया जी, रुको जस्ट मिनट जी। देखिए, ये भारत है। इस भारत में किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी राज्य का हो, या किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, इस भारत माता को अपनी माता मानेगा तो वो भारत में रहेगा। और किसी भी धर्म का हो, पाकिस्तान को अपनी अम्मा कहेगा तो भारत में नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूँ मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं? भारत माता ही तो कह रहा हूँ मैं। भारत माता मेरा वतन, उसकी जय कर रहा हूँ ना मैं। अरे माता ही तो कह रहा हूँ, भारत माता को मादरे वतन कह रहा हूँ। राइट। विचार ठीक करो। औरंगजेब मादरे वतन बोल तो रहा हूँ। मादरे वतन जी। मानसिकता, आप भाषावादी भी हो और सांप्रदायिकवादी भी। जी। परदादा का नाम रामनारायण पांडे था, वो बेटी साहब के। लो हाँ तो क्या है? आ रहा हूँ शेखर साहब, अवस्थी जी, मैं आ रहा हूँ जी। देखिए प्रदीप जी, हम इतिहास की बात कर रहे हैं। ये ना प्लीज सर। देखिए, ये इतिहास से विवाद हो रहा है, तो मैं एक बात यहाँ सब लोगों के सामने बोलना चाहूंगा कि अगर इस देश के अंदर भगत सिंह फांसी पे चढ़ा देश के लिए, तो अशफाक खान भी फांसी पे चढ़ा, तो ये देश अगर हिंदू का है तो ये देश मुस्लिमों का भी है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अगर किसी एक धर्म का हूं तो आप इस बात से सहमत तो है ना, जो उन्होंने बात कही? मैं बोल रहा हूँ। देखिए, जो मोहन भागवत जी ने जो बात बोली, वो मेरे विचार में सकारात्मक है। वो बात ठीक बोली उन्होंने कि आप हर जगह पे जाके आप शिवलिंग का भारत माता नीचे करो इसको जरा। पान मसाला खाए हो और भारत माता का उच्चारण पूरा ठीक से निकल नहीं रहा। कब बोलो तो, जो आप पान मसाला थूक के आओ, फिर आओ आराम से और पूरा बोलो भारत माता की। जाओ मसाला भाग के आओ, पहले जाओ जी। देखिए, जो उन्होंने बात बोली, आपको जैसे मेरे यहाँ पे भाई भी बोल रहे थे कि आपके कहने में और आपके करने में बहुत फर्क है। जैसे मैं देखिए विवादित बयान यहाँ पे नहीं दूंगा,
एक बीजेपी के नेता ने एक बहुत बड़ी आपत्तिजनक बात बोली टीवी के अंदर और एक विवाद वो एक अलग चल रहा है। तो आप जो बोल रहे हैं, आप अपने लोगों को, आप अपने प्रवक्ताओं को अगर आप बोलते हैं कि हमारे सारे पूर्वज एक हैं, तो इनको गले लगाओ। क्यों आपको गले लगाने में क्या आपत्ति है? आप क्यों नहीं बोलते? जी देखिए, गले लगाने की तो बात कही है, फिर भी आपको प्रॉब्लम है। उदारता की बात की है, कट्टरवादिता की बात नहीं की उन्होंने, तो आपको स्वागत करना चाहिए इस बात का। और हिंदू धर्म की जहाँ तक बात है वो जोड़ने का, अरे आप रुक जाइए, सुनिए, होल्ड ऑन, भाई रुक जाइए थोड़ा, रखिए, सब रखिए जी। मैं वही बोल रही हूँ। भगाऊंगा मैं बहुत जोर से। सुनो, रोज बोलने से और मुझे यहाँ ढलेने से नेता नहीं हो जाता कोई। औरंगजेब और मोहम्मद गौरी की गलतियों का खामियाजा हमारे मुसलमान भाई कब तक भुगतते रहेंगे? और नहीं बिल्कुल, आप एक बात सुनिए, मैं आपको यही बात बता रही हूँ। अगर कोई इस चीज को बोल रहा है हिंदुत्व की, आपको पढ़ के आना चाहिए वेद और उपनिषद। हम हमेशा ये बात कर रहे हैं कि हम अपनाने की बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने इतना अच्छा बयान दिया, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही, तो आपको इसको स्वागत करना चाहिए। विरोध की तो बात ही नहीं है। आप तो होकर के संगठन नहीं मान रहे ना। देखिए, हमें बस एक मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, सुनिए दीजिए। हाँ जी, मोहन भागवत जी ने बड़े ही बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में चीजें कही हैं और बहुत ही सकारात्मक चीज कही है। जिस तरह से लगातार हर जगह जहां देखो मस्जिद खोदो, गैंग सक्रिय हो गया था शिवलिंग खोजने के नाम पे, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट संकेत दिए हैं। गैंग शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन आप बोलिए। नहीं, मैं गैंग शब्द किसी के बारे में प्रयोग ना करिए। मैं बहुत स्पष्ट बड़े अच्छे संकेत दिए। देखिए, मैं खाली मोहन भागवत जी को ही नहीं ले रहा, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ले रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री 2017 में जब शिंजो अबे आए थे भारत, उनको लेके अहमदाबाद के एक मस्जिद में गए थे, जो बड़ा प्राचीन मस्जिद था, उसमें वो लेके गए थे। आप देखिए, जब वो सिंगापुर गए थे, वहां के सबसे पुराने मस्जिद में वो गए थे। इंडोनेशिया के भी सबसे बड़े मस्जिद में गए थे। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इन सब जगहों पे वो गए हैं। तो एक तरह से कहीं न कहीं उन्होंने भी उस समय में संकेत देने का प्रयास किया था हिंदू मुस्लिम एकता को लेके। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब वो लोग तमाम ये संकेत देते हैं, तो फिर निचले क्रम के लोग जो कि उनका काफी लोकप्रिय मानते हैं या मोहन भागवत जी में भी काफी आस्था रखते हैं, वो उन्हें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? राइट, सवाल अच्छा है, सही डायरेक्शन में पूछा गया सवाल है, और मुझे लगता है डायरेक्शन देने के लिए, डिबेट की डायरेक्शन देने के लिए पर्याप्त है। नाउ योर प्लीज रिस्पॉन्ड। आई एम कमिंग। शेखर जी, देखिए, मोहब्बत दो तरफ से चलती है, एक तरफ से नहीं हो सकती। किसी ने नहीं कहा। पहली बात ये कि मैंने बिल्कुल नहीं मानता हूं कि मेरा सिर्फ हिंदुओं का देश है, हिंदू मुसलमानों का दोनों का देश है। वीर सावरकर जी ने कहा है कि आप मुसलमान हो इसलिए मैं हिंदू हूं, वरना मैं तो विश्व मानव हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जाति धर्म क्या है। ये जब औरंगजेब की नहीं, अब देखिए एक मिनट, ये जब औरंगजेब की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि हम मुगलों के लोग हैं, तब मैं इन्हें मुसलमान कहकर इनको हिट करता हूं, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज बताइए, ज्ञानवापी के विवाद में मसला अगर सिर्फ मस्जिद का है, मसला अगर सिर्फ पुराना है, मसला अगर सिर्फ मेरे मंदिर का है, तो इनको मुगलों को समर्थन नहीं करना चाहिए, मुद्दा अपने आप ही हल हो जाएगा ना। तो संविधान का समर्थन कर रहे हैं। संविधान, ये सब देखिए, ये आप इनको क्यों नहीं रोकते जब ये बोल। एक चीज बताइए, संविधान का इतना ही मानते हो तो जब वहां पर सर्वे के लिए टीम गई थी, 5000 लोग क्या कर रहे थे वहां पर खड़े होकर कोर्ट में? फिर चिल्लाना शुरू। माना गर्मी बहुत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको यहीं पे दिखाओगे माइक। कहाँ से? मैं एनसीपी से। अच्छा, सब ठीक है ना? सब ठीक है। किधर इधर कैसे आना हुआ? बस आपने बुलाया हम आगे। मैं थोड़ी गर्मी कम कर देता हूँ डिबेट की। गर्मी कम नहीं करना। नो, अरे बाबा, अरे जाइए। और चाचा कैसे हैं आप? बढ़िया रहिए, बढ़िया, आप ही की कुर्सी है, बैठिए बैठिए। कहाँ से आ रही हैं आप? जी मोहतरमा, हाँ क्या बात है। कहाँ से आ रहे हैं? कानपुर से। कानपुर में कहाँ रहते हैं? माल रोड पे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मसाला ना खाया करो, सबसे ज्यादा दुश्मन अगर हूं तो मैं मसाले का हूं। खा रहे हो ना? खा रहे हो ना? आगे से खाओगे? कहाँ थूकना है इसको? वहां कहाँ? जाओ थूक के आओ, थूक के आना जरूर वापस। चेहरा दिखाना है तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और ऑफ कोर्स आई एम कमिंग, मैं आई एम कमिंग आफ्टर दिस। जी चेतन, भारत को हम माता मानते हैं। मोहन भागवत जी की जो कल उन्होंने बयान दिया उस पर हम बहुत सहमत हैं, लेकिन आप कैप्टन हैं, उस टीम के कैप्टन हैं। आपके चेले तो घी में, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, चम्मच भर भर के। जैसे एक आपका नेता कुछ बयान देता है, देश का चारों तरफ माहौल बिगड़ चुका है। ऐसे ऐसे बयान मुझे लगता है, देखिए
राहुल लाल ने एक डायरेक्शन बढ़ाई आगे। मैं आपको आई विल गिव टू यू। मैं ये चाहता हूं कि डिबेट में सकारात्मक कोई भी शख्स आज, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, मैं तो ऐसे डिबेट पे कहता नहीं मुस्लिम और हिंदू, लेकिन जो भी था यहां पे शख्स, उसने कहा कि बहुत सकारात्मक बयान है और इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी विगत कुछ वर्षों में इतना अच्छा बयान नहीं आया। बहुत अच्छा बयान है। ऑफ कोर्स आप सहमत हो चाहे ना हो। जी, मेरा मोहन भागवत जी के कल के बयान से बहुत सहमत है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जिस टीम के वो कैप्टन हैं उनको अपने नीचे के स्टूडेंट्स, अपने नीचे की टीम को एक बात बताइए चेतन, आप ही तो ये कहते थे, मैं टोक रहा हूं, माफी चाह रहा हूं, फ्लो टूटता है, आप ही तो कहते थे कि ऊपर से कोई आदमी नहीं बोलता, कैप्टन नहीं बोलता। अब जब कैप्टन बोल रहा है तब आपको दिक्कत है। इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि उन्हें कम से कम अपनी टीम को या अपने लोगों को ये समझाना चाहिए, देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारे का है और उनके इन गलत बयानों की वजह से देश के अंदर, मैं आपको बता दूं, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं इनको कोई लेना देना नहीं है इन बातों से, लेकिन देश में जहां दंगा हो रहा है, जहां प्रॉब्लम आ रही है, वो गलत बयानबाजी की वजह से आ रही है। उनको रुकवाना भी चाहिए, खाली ये बोलना बहुत बड़ा नहीं है। ठीक, आई विल गिव यू चांस। आप हमारी पूरी डिबेट में एक शख्स है जिनका नाम औरंगजेब है। नहीं नहीं नहीं, अरे ये बहुत अजीज आदमी है, बहुत अजीज है। मैं कहता हूँ ये वाले औरंगजेब पसंद है, मैं आई लव यू, इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये है, इन्होंने कहा कि माहौल खराब है। मैं कैमरामैन से कहूंगा इस पूरी भीड़ में एक बार कैमरा घुमाइए। चेतन, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, टर्बन भी दिखेगा, कहाँ माहौल खराब है भाई? इनके सपनों में माहौल खराब है, क्योंकि क्या है कि मुस्लिम तुष्टीकरण में धसी हुई पार्टियां जब 70 साल बाद निकली है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा इनसे। यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं हो रही, बताइए प्रतीक जी कहाँ माहौल खराब है? जी जी, देखिए अभी एक पिक्चर बनी, एक जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वो पिक्चर को इंडोर्स किया, पिक्चर के बारे में बात करी। अब आज हालात देखें, मुझे लगता है कि जो हालात उस समय में हुए 91 के अंदर, वही हालात वहां पे आज भी हो गई। आप you're diverting the debate। मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं कुछ ये बोल रहा हूं, जो हम माहौल की बात कर रहे हैं कि माहौल खराब हुआ है या माहौल खराब नहीं हुआ, वहां पे कश्मीरी पंडित 19 दिन से धरने पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप पिक्चर के पोस्टर लगाएं, आप पिक्चरों को इंडोर्स करें, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी आपत्ति नहीं है, लेकिन आप वहां पे लोगों के लिए काम करें। अगर वहां पे राइट, बोलो क्या नाम है भाई? अभी हम बनारस से आ रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, अभी हम जस्ट आ ही रहे हैं। अरे तो आ रहे तो हम कहाँ बना कर रहे तो हैं? अभी कोई सेकुलरिज्म का बात कर रहा था, ठीक है ना? बस एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। बाबा विश्वनाथ धाम में एक भारत माता की मूर्ति लगी है, बस मेरा रिक्वेस्ट यही है कि हर जामा मस्जिद में भी एक भारत माता की मूर्ति लग जाए। कोई लगाएगा? सेकुलरिज्म है भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश सिंह है। सतीश सिंह, मैं जानता हूँ ये आपने जो बात कही है, और मैं तो अक्षरशः उसमें सहमत हूँ, अक्षरशः मैं सहमत हूँ, लेकिन मसला है नहीं मसला। हमारे तुम्हारे सेकुलरिज्म कहाँ गई? हमारे तुम्हारे में नहीं मसला है, मसला ये है कि मस्जिद में मूर्ति लग सकती है या नहीं। बहरहाल बहस ये नहीं है, आज बहस ये नहीं है, बहस ये बिल्कुल है। ठीक है, आपने जवाब दिया। और जी, लश्कर भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। अब सुनिए भाई साहब, एक मिनट को। हाँ भाई साहब, मोदी के ये तो कहना चाह लश्कर भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। अब बात आती है प्रतीक भाई, यहाँ बात आती है कुछ और बात सुनो, बात आती है यहाँ पे हमारे इतने सारे भाई हैं, इनको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो मैं भगाऊंगा। जी, यहाँ सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? हमें नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें अच्छी इंडस्ट्री की ज्यादा जरूरत है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी जरूरत है, हमें जो है यहाँ पे जितने भाई हैं उनके पॉजिटिव विचार की जरूरत है कि आने वाला जनरेशन हमारा बेहतर हो सके। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? आज हम कर रहे हैं, देखिए औरंगजेब, आप एडवोकेट हैं, मैं बहुत तसल्ली के साथ बैठ जाता हूँ। आप मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। यू हैव टू वेट एवरीबॉडी। हाँ, देखिए जो बात कही उन्होंने, उससे विवाद खत्म हो सकते हैं। हाँ भाई साहब ये बताइए, पहले प्लीज क्या कर रहे हो भाई? भाई साहब ये बताइए, और भाई साहब ये बताइए कि आज जो है कश्मीर में, सुन लीजिए मेरी बात, काटिएगा मत मेरा,
मैं भी जो बोल रहा हूँ सही तथ्य बोल रहा हूँ। आज कश्मीर में हमारे ब्राह्मण भाई जो कश्मीर फाइल पे लगातार मोदी जी और योगी जी और भागवत जी उसको प्रचार कर रहे थे, और आज कश्मीर में हमारे कितने पंडित भाई भाग गए, कितने मारे गए, उस पर बीजेपी के भागवत जी ने उस पर क्यों नहीं बोला? उस पर बोलना। और ये भाई हमारे बोले बनारस के बारे में, बनारस में कम से कम हजारों शिवलिंग को और बाकी हनुमान जी को मंदिर को, गणेश जी को मंदिर को वहाँ कॉरिडोर के लिए तोड़ दिया गया, उस पर किसी ने बोला? बीजेपी देखिए, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक ओवैसी साहब खिटपिट करते हैं और रोज हिंदू कश्मीर में मरता है, एक बार भी जवाब नहीं आता कि हिंदू मरा है। क्या हिंदू उनका भाई नहीं है? हिंदू ही खाली सबको अपने साथ जोड़ ले। मेरा ये कहना है हिंदू और मुस्लिम दोनों भारत में रहेंगे, पर मुसलमान जितने लोग हैं यदि इस भारत माता को अपना माता मान ले तो सभी काम खत्म हो जाएगा। नहीं मानता। ये यहाँ जहाँ गलत है मैं उसको सुधारूंगा। मानते हैं जब मानते हैं ठीक। मैं वो लास्ट में क्यों आप पीछे क्यों जा रहे हैं? हमारे पास थोड़ी देर में बोलना चाहते हैं, थोड़ी देर में बोलिए जी। भाई साहब अभी इन्होंने कहा कि आप सभी लोग जो है हिंदू बन जाए, चाहे मुस्लिम। बात है ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे चाहे जितना हिंदू है, जितना मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबका राइट है। कोई मंदिर में जाके मस्जिद का रूप नहीं लेगा, जो कोई जो है गुरुद्वारा में जाकर। सुनिए भाई साहब ये बताइए कि आज जो है जो मोहन भागवत जी ने बोला है वो सही बोला है, मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात बताइए, 90 वाला जो है वो कह रहे हैं कि जो चीजें हो उसको मान लिया जाए। हम क्या मान लें? क्या कोर्ट का मान लें? आप जो है वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं बोलते हो? आप मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? मोहन भागवत हाई कोर्ट, ये मोहन भागवत हाई कोर्ट। हम हिंदू मुस्लिम एकता मानते हैं, है ना? हम हिंदू मुस्लिम एकता मानते हैं, और जब मैं ये टिप्पणी करूंगा तो निजी नहीं हो रहा हूं, लेकिन किस सोच पर प्रहार करने की बात हो रही है। इस देश में औरंगजेब जिसने इतना हालत खराब की, बलात्कार से लेकर तमाम मंदिर तोड़े, किसी एक आदमी ने आकर इनका नाम ही औरंगजेब रख दिया। सोचिए सोच क्या होगी उस आदमी की। नहीं, दिक्कत है सब, दिक्कत है। प्रतीक भाई ये इन्होंने सुनिए, डोंट बी पर्सनल। इन्होंने जो औरंगजेब की बात की, अगर आप इजाजत दे तो थोड़ा सा मैं इजाजत दूंगा, इजाजत दे। क्योंकि ये पर्सनल हुए। नहीं अपना साइकिल के विचार पीछे जाओ। लो ना वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। कई इलाकों में पूरी बेरहमी से यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़े हैं, लेकिन उन्हें यूक्रेन के सैनिकों का तगड़ा पलटवार भी झेलना पड़ रहा है, और इसकी वजह से रूस के सैनिक और कादिरव के लड़ाके कई बार पीछे हटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यही बात चेचन कमांडर रमजान कादिरव को जरा भी नहीं भा रही, क्योंकि वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन के साथ जंग में खुली छूट नहीं दी जा रही। कादिरव ने कई बार इसके लिए सीधे पुतिन को ही दोषी ठहरा दिया था। कादिरव का दावा था कि अगर उन्हें और उनके लड़ाकों को पूरी छूट दी गई होती तो वो कुछ ही दिनों में जंग को खत्म कर देते, लेकिन पुतिन ने ऐसा नहीं किया। चेचन कमांडर ने तो यहां तक कह दिया कि मारियोपोल की जंग भी इसी वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त तक खिंच गई थी, और माना जा रहा है कि कादिरव अब मारियोपोल वाली गलती दोहराना नहीं चाहते। वो डॉनबास के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर तेजी से कब्जा जमाना चाहते हैं, जिसके लिए उनके लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर वहां जोरदार हमले बोल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वो एक एक करके कई इलाकों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। 2 दिन पहले ही रमजान कादिरव ने तो लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर पूरा कंट्रोल होने का ऐलान कर दिया था। हालांकि उनके ऐलान के बाद ही लुहांस्क के गवर्नर ने साफ कर दिया था कि सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर रूस के कब्जे की बात झूठी है। वहां के गवर्नर के मुताबिक सेवेरोडोनेत्स्क के सिर्फ 70% हिस्से पर ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का कब्जा हो पाया था, क्योंकि दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिक सेवेरोडोनेत्स्क में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यूक्रेन की मीडिया ने वहां की लड़ाई का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों के बीच शहर के एक हिस्से में मोर्चा लिए दिखाई दिए। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो में यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से टक्कर लेते दिखाई दिए। गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिले गृह मंत्री अमित शाह। चंडीगढ़ में हुई मूसेवाला के पिता और मां से मुलाकात। पंजाब के पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका समेत कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल। सभी नेताओं ने चंडीगढ़ में ली बीजेपी की सदस्यता। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ अमित शाह की बैठक।
कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी गिरफ्तार, जब्त होगी पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपियों की संपत्ति। पुलिस कमिश्नर ने कहा मामले में पीएफआई की भूमिका की जांच जारी। ये किसी अन्य पीएफआई या अन्य किसी संस्था से रिलेटेड है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। जो वहां मौजूद यूक्रेन के करीब 230 सैनिकों को एक ऐसा हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसे जंग के लिए बेहद कारगर बताया जाता है। L119 हॉवित्जर ब्रिटिश सेना का एक खतरनाक हथियार है जिसे चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए न्यूजीलैंड के सैनिक ब्रिटेन भेजे गए ताकि यूक्रेन के सैनिकों को इसे जल्द से जल्द चलाना सिखाया जा सके। असल में रूस का पूरा जोर इस समय यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर है। वो वहां तेजी से हमले करके ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा जमाने में लगा हुआ है। डॉनबास के कई इलाकों से तो उसने यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ देने का दावा भी किया, जबकि लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेत्स्क शहर में रूसी सैनिकों और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। और इसी वजह से अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश एक बार फिर पूरी ताकत से यूक्रेन की मदद के लिए खड़े हो गए। 100 दिनों से चल रही जंग में रूस को मात देने के लिए इन देशों ने हर तरह से यूक्रेन का साथ दिया। और अब न्यूजीलैंड के सैनिक यूक्रेन के सैनिकों को L119 हॉवित्जर चलाना सिखा रहे हैं। बताया गया कि इसकी मदद से 19 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। वजन में बेहद हल्की इस तोप का गोले छोड़ने में भी कोई आसानी नहीं। L119 हॉवित्जर से एक बार में 8 गोले तक दागे जा सकते हैं। दावा तो यहां तक किया जाता है कि L119 हॉवित्जर को बड़े आराम से हेलीकॉप्टर से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, यानी जहां भी जरूरत पड़े इसे तेजी से पहुंचाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक ट्रेनिंग के बाद जल्द ही इस खतरनाक तोप का इस्तेमाल रूसी सेना के खिलाफ आसानी से कर पाएंगे। इस बीच पुतिन की सेना पर वार करने के लिए ब्रिटेन ने खतरनाक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूक्रेन भेजने का फैसला किया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के मुताबिक यूक्रेन भेजे जा रहे लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन की सेना की ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन जिस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को यूक्रेन भेज रहा है वो बहुत ही ताकतवर बताया जाता है। कहा जाता है कि M2701B1 नाम के इस हथियार से निकली मिसाइलें पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को उड़ा देती हैं। ब्रिटेन का दावा है कि M2701B1 यूक्रेन के साथ जंग में रूसी सेना के लिए काल साबित होगा, क्योंकि ये करीब 80 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का भी सफाया कर सकता है। और इससे लॉन्च होने वाली मिसाइलें जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं, जो सीधे अपने निशाने पर ही फटती हैं। और यही बात इसे जंग में खतरनाक बनाती है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन से मिले इस हथियार से यूपी के हापुड़ में बड़ा हादसा, फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 8 मजदूरों की मौत। मौके पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। ज्ञानवापी में पूजा करने पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, पुलिस के रोकने के बाद धरने पर बैठे। बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती। आप पूजा का थाल हाथ में लेकर के निकल चुके हैं। पूजा करके ही हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। 2500 फीट की खाई में उतरकर 1 फुट ऊंची गुफा में घुसकर सैकड़ों फीट की खड़ी चढ़ाई पर चढ़कर आज हम तलाशेंगे त्रेता काल की निशानियां। आधी हकीकत आधा फसाना में आज देखिए राम राज्य के साक्ष्य है। आज रात 8:57 पर। अभी तक वहाँ जो गए आदमी बहुत कम लौट के आए हैं। आप लोग भी मत जाइएगा। आपने ये नहीं देखा तो समझिए कुछ नहीं देखा। टीवी के इतिहास की सबसे खतरनाक खोज। देखिए राम राज्य के साक्ष्य, आधी हकीकत आधा फसाना, आज रात 8:57 पर तैयार किया, जिससे एक के बाद एक कई गोले दागे जा सकते हैं। रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसका एक सैनिक टैंक में मौजूद हॉवित्जर में गोले भरता नजर आया, जिसके लिए उसने गोले को ट्रे पर रखा और बटन दबाते ही वो तोप के अंदर चला गया। उसने इसी तरह से करीब 25 गोले उसमें लोड किए, जिसके बाद टैंक गरजता हुआ आगे बढ़ा और अपने टारगेट पर कहर बनकर टूट पड़ा।
रूस ने दावा किया कि उसने इन तोपों की मदद से यूक्रेन के कई टैंकों को तबाह कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की ये तोप यूक्रेन की हॉवित्जर के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है, जिसके पुराने वर्जन में जंग की वजह से कुछ बदलाव किए गए और इसकी रेंज बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर दी गई। यानी अब ये पहले के मुकाबले ज्यादा दूरी तक वार कर सकती है। साथ ही ये 1 मिनट के अंदर तकरीबन 8 गोले बरसा सकती है। बताया गया कि ऐसे 50 गोले इसमें एक बार में भरे जा सकते हैं, जिन्हें बरसाने के लिए 2 मिनट से भी कम वक्त की जरूरत होती है। साथ ही इसे रूस के घातक T-80 टैंक पर लगाया गया, जिसकी वजह से ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन के ठिकाने तक पहुंच सकती है। और रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसकी तोप की इन्हीं खूबियों को दिखाने की कोशिश की गई। साथ ही यह दावा भी किया गया कि उसने यूक्रेन के कई टैंकों को इससे निशाना बनाकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिसकी गवाही दी वहां हुए धमाकों ने, जिनकी आवाज ने यूक्रेन के सैनिकों को हिलाकर रख दिया। वीडियो में टैंक के अंदर का नजारा भी दिखाया गया, जहां टैंक चलाने वाले सैनिक ने गोला लोड कर जैसे ही उसे फायर किया, लोहे का भारी भरकम टैंक तक थर्रा उठा। रूस के मुताबिक उसकी तोप से दागे गए गोले यूक्रेन के लिए काल साबित हुए, जिससे उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के कई टैंकों को बर्बाद करते दिखाई दिए। बताया गया कि ये टैंक यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में हमला करने की फिराक में थे, लेकिन यूक्रेन के जवानों की नजर उन पर पहले ही पड़ गई। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के कई टैंक डोनेस्क के रिहायशी इलाके से गुजरते दिखे। जैसे ही वो यूक्रेन के टारगेट पर आए, सेना ने उन पर बमों की बरसात शुरू कर दी, जिससे रूस के टैंकों का काफिला वहीं रुक गया। जैसे ही काफिला रुका, यूक्रेन ने फिर बमबारी की, जिसमें एक टैंक तबाह हो गया। वहीं इस हमले से बचने के लिए कुछ टैंकों को लेकर रूस के जवान पीछे की ओर जाने लगे, जबकि कुछ दूसरे रास्ते की तरफ भागते दिखाई दिए। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन टैंकों को तबाह कर दिया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि वहां काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। इस बीच पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रशांत महासागर में रूस ने युद्ध का अभ्यास किया। यह अभ्यास ऐसे वक्त में किया गया जब कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया था। और ऐसा करके अमेरिका ने रूस को यह चेतावनी देने की कोशिश की थी कि अगर उसने नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए उसने भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहे सैन्य अभ्यास में अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज USS हैरी एस ट्रूमैन को उतार दिया था। हालांकि अमेरिका पहले ही ये कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी है कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते और फिर उस पर सुरक्षित तरीके से उतरते नजर आए। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार मैं फिर से हाजिर हूं। एवी ब्रदर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम जनता जो यहाँ पे मौजूद है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 80 साल का बुजुर्ग भी गा रहा था और क्लास 3rd में पढ़ने वाली, क्या नाम है आपका, रिया भी गा रही थी। और यही मुल्क है और इसी की बातचीत कर रहे थे। यही मुल्क है। और अगर कहीं कोई अच्छी बात होती है और जो कि कही गई सरसंघ चालक के द्वारा, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ठीक है, अगर आपको कोई गिला है, कोई शकवा है तो जरूर आना चाहिए। उसके लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए और ये बातचीत का एक रास्ता है, एक तरीका है। ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा आपके पास। जी, कहां से हैं आप? सर मैं बेसिकली जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से। मैं एक गुजारिश करूं आपसे? हाँ जी सर। आइए थोड़ा सा निकाल लीजिए।
हाँ, आप बोलिए, क्या नाम है आपका? संजय शर्मा सर। जी बोलिए संजय जी। सर यहाँ पे कुछ 2-3 लोगों ने जो सेक्युलरिज्म की बात की ना, तो सर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कश्मीरी फाइल्स देखने के बाद हम सेक्युलरिज्म नहीं है और ना रहेंगे। अगर आप कह रहे थे कि हम गले लगाते हैं, तो सर मेरी यही बात है कि जो हम कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ था, वो तब आप लोगों का वो भाईचारा, वो सेक्युलरिज्म कहाँ गया था? तब क्या हुआ था तुम लोगों को? इवन अगर हम सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम गुलाम नबी आजाद जी का एक स्टेटमेंट आया था जो बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने क्या कहा था कि कश्मीरी पंडितों के जितने, मतलब जो कश्मीर में आज भी मुस्लिम लोग हैं, उनके जो सभी पूर्वज हैं वो सभी हिंदू थे, और उसके बाद कश्मीरी जो मुसलमान हैं वो आए हैं। तो कश्मीरी पंडितों के बिना मुसलमान कश्मीर के कुछ भी नहीं है। तो राइट सर, मैंने शर्मा जी आपकी बात ली, ठीक है, मैंने लिया, मैंने एक बात ली आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी भी बात लूंगा, आपकी भी लूंगा, और नाराज मत होइए, मैं आपके पास भी आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे एक बात आपसे कहनी है त्यागी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मेरे अजीज हैं औरंगजेब साहब, और इन्होंने इनका नाम रखा, लेकिन प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। नहीं, आप मुझे क्लैरिफिकेशन का मौका दीजिए, 10 सेकंड। आप भी बोलेंगे, ओरिजिनल भी आप बोलेंगे, डुप्लीकेट भी आप ही बोलेंगे। 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए। नहीं, मैं फिर से कहता हूँ, अगर गलत हो आप ही कहेंगे कि सही है। ये देखिए, अगर मैंने आपको डुप्लीकेट बोलने का भी मौका दे दिया होता तो फिर मैं भैया जी कहीं नहीं करता, कुछ और काम करता। मैं आपको दूंगा, पहला राइट आप ही का है बोलने का, और ये मान के बोलिएगा कि वो कोई क्लैरिफिकेशन देने वाले थे। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हार्म करने के लिए, सोसाइटी में तोड़ने के लिए। ऑफकोर्स बिल्कुल मत बदलिए आप, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप उसी घाट पे पानी पिए जिसमें बाघ भी पानी पी रहा हो, बकरी भी पानी पिएगा। मैं चाहता हूं जी। मैं आपसे ये बोलूंगा कि सबसे पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाला कौन था इस देश में, आप बता सकते हैं? पहला नंबर ये बताइए कि औरंगजेब कहाँ पैदा हुआ? पाकिस्तान में पैदा हुआ, वो हिंदुस्तान में हुआ? पहला नंबर, सुन लीजिए मेरे बात को। दूसरी नंबर, आप भी उसी लपेटे में आ गए, औरंगजेब पे बोलने लगे। बात बोलने दीजिए, बात। और सबसे पहली लड़ाई कौन अंग्रेजों से लड़ा था? सबसे पहला लड़ाई अगर 1686 में जाके जो है वो बंगाल की खाड़ी में लड़ा था, औरंगजेब लड़ा था। और इस देश को सबसे ज्यादा अंग्रेजों के साथ मुखबिरी किया और जयचंद का काम किया। और किसने किया? आरएसएस ने किया। और आरएसएस ने किया। अब 10 सेकंड दे दीजिए, क्लैरिफिकेशन में चाहिए मुझे। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं उनको। देख लिया आप सभी ने मैं क्या कह रहा था, देख लिया। अब रियलिटी पर आता हूं। इस भीड़ में खड़ी हुई किसी भी माता बहन के पास पहुंच जाइए और उनसे पूछिए क्या आपने बेटे का नाम रावण रखेंगे? आप रखेंगे? आज अपनी माता जी से आप पूछिएगा, मैं भी पूछूंगा। मुझे इनके पिताजी से प्रॉब्लम नहीं है, ना इनसे प्रॉब्लम है, मुझे इनकी सोच से प्रॉब्लम है कि ये औरंगजेब को क्या मानते हैं और इन्होंने बता दिया। यही तो दिक्कत है। मुझे इनसे प्यार है, मुझे इस सोच से परेशानी है, औरंगजेब को हीरो बनाने वालों से परेशानी है। देखिए, एक मिनट, त्यागी जी ने, मेरे मित्र ने बहुत बढ़िया कहा कि औरंगजेब का नाम या रावण का नाम कोई नहीं रखेगा। मैं मानता हूँ सर, दुख की तो यही बात है कि आज इस देश की सरकार भी औरंगजेब जैसा काम कर रही है। ये सरकार झूठ और जुमले की सरकार। मुझे मालूम था कि बहुत अच्छे एक बयान का कैसे सत्यानाश होना, वो यही होना है। बहुत अच्छा बयान दिया सरसंघ चालक ने। जब ये नहीं चूके तो वो भी कहां चूकने वाले थे, वो भी कहां चूकने वाले थे। और यहाँ पे सब ना 52 गज के ही हैं, 51 का कोई नहीं है। नपवा दें सबको, 52 मिलेंगे सब। जी जी जी। देखिए, हमने तो कहा सबका साथ और सबका विकास। जो ये कहते थे कि यदि राम मंदिर बनेगा तो भारत के जगह जगह नदियों में खून की नदियां बहेंगी, तो राम मंदिर भी बना और उसके 30 किलोमीटर दूर, उसके 30 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद की जगह पर दूसरी मस्जिद भी बन रही है। धारा 370 पे खत्म होने पर कहते थे कि भैया ये पूरे देश में खून हो जाएगा। धारा 370 भी खत्म हो गई और खून भी नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि इस देश में 20 करोड़ मुस्लिम लोगों को हटा नहीं सकते, पर यदि 1000, 2000, 20,000 मुसलमान ऐसे लोग हैं जिनके आका आज भी पाकिस्तान में रहते हैं, उनको भेज देना चाहिए पाकिस्तान। मैं एक बात कहता हूं, अगर कोई गलत बोलता, नहीं, मैं दोनों तरफ से बात कहता हूं। नहीं, मैं ये बात कहता हूं कि अगर कोई गलत बोलता है तो वो गलत है। वो देश के साथ द्रोह है जो गलत बोलता है। इस मुल्क में सारे पैदा हुए हैं, किसी को कोई सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है।
कि मैं ज्यादा बड़ा हिंदुस्तानी हूँ, छोटा हिंदुस्तान, लेकिन बीजेपी बांटने का काम कर रही है। समझने की कोशिश करिए, मैंने बात अच्छी बात कही है, मैंने आप ही बात अच्छी बात कही है, लो ना, लेकिन मुझे बात कहने दीजिए। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, मैं आ रहा हूं बाजी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि रोज एक नया विवाद खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात कही, रोज नया विवाद खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। आज आप सोच रहे होंगे सारा स्टेटमेंट आपने पढ़ा, औरंगजेब साहब, आपका स्वागत करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही बोलेंगे सिर्फ जी। उन्होंने कहा, बहुत साफ बोला कि रोज नया विवाद हो वो अच्छी बात नहीं जी। ऑफकोर्स मैं बार बार देखिए आपके डिबेट में भी सैकड़ों बार बोल चुका कि आखिर इतिहास के भूल सुधार के नाम पे हम लोग कब तक अपने वर्तमान और भविष्य को खोते रहेंगे। तो ये संकेत उन्होंने दिया है। उन्होंने अब ये कहना कि नहीं मुस्लिम इसको नहीं मान रहे, मुस्लिमों ने कब इसको, कौन हिंदू मुस्लिम एकता को यहाँ पे तोड़ने का प्रयास कर रहा है? हमें तो ये लग रहा है कि उनके बातों को, मोहन भागवत जी के बातों को, उनके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि प्रवक्ता है वही नहीं समझ पाए उसको, और वही उससे अलग लाइन पे चल रहा है। बिल्कुल सीधी लाइन पे, देखिए बिल्कुल सीधी लाइन पे चल रहे हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर के साथ मस्जिद भी बनाई और खून भी बहने नहीं दिया, खून भी। अब तो भैया सुप्रीम, देखिए ये इस तरीके के लोग कहेंगे ही कि पहले मंदिर बनाने पे भी रोते थे, अब मंदिर बनने पर भी रो रहे हैं। बहुत बढ़िया जवाब दिया मोहन भागवत जी ने। शिवम त्यागी जैसे लोगों को जो नफरती गैंग चलाते हैं, इनके मुंह पर तमाचा मारा उन्होंने कि ये कहकर के इस देश में न्याय विवाद नहीं खड़ा होगा, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई और सबके पूर्वज एक है। मगर ये लोग हैं जो तोड़ना चाहते हैं इस हिंदुस्तान को, और इस एकता को, हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ना चाहते हैं। और ये शिवम त्यागी जैसे गैंग चलाते हैं जो मुसलमान नफरत फैलाने जब औरंगजेब को उन्होंने बोला था तो मैंने कहा था व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। आ रहा हूं बाबूजी, आ रहा हूं। आज अगर ना आ पाऊं, थोड़ा देर हो तो माफी कर देना, तुम्हारा बड़ा भाई हूं, और बड़ा भाई बाप की तरह होता है। थैंक यू सो मच, लव यू, आई लव यू। जब उन्होंने औरंगजेब की टिप्पणी की तो मैंने कहा था व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। और मौलाना, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। गैंग शब्द से मुझे बहुत ऐतराज होता है। इनके पास इतना बड़ा गैंग कहां से आ गया ये जो चलाएंगे? ये पहले खुद ही खड़े होकर ठीक से बोल लें, गैंग चलाएंगे ये जी। ऑफकोर्स यू हैव अ फुल राइट, यू हैव अ फुल राइट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। बाबूजी, ये जो कह रहे हैं कि ये हिंदू जो है ये फैला रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, इनका खुद का मजहब ऐसा है जिन्होंने काफिर और मुसलमान बना दिया। तो कम्युनल तो ये है, सबसे बड़े कम्युनल ये है कि नहीं, जिन्होंने एक तरफ कह दिया काफिर है और एक तरफ जो मुसलमान है, और काफिर ये जो मुसलमान है वो काफिरों को मारेंगे। तो कम्युनल कौन हुआ ये बताएं पहले। बाबूजी, मैं एक बात कह सकता हूं, आपकी बात वो आप व्याख्या देंगे, हर आदमी को इस मुल्क में व्याख्या करने की छूट है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, और पूरी दुनिया में इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। उसके बाद अगर ज्यादा मुसलमान कहीं रहते हैं किसी मुल्क में, तो ये मेरे अपने मुल्क में रहते हैं, भारत में रहते हैं। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, और सीना ठोक के कह सकता हूं, पूरे दुनिया का मुसलमान कहीं एक ऐसा भी हो, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान अलग है और अलग है। जी जी। इन्होंने कहा कि इतिहास की भूल कब तक खोदते रहोगे। आप मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। बड़ी मैं क्लियर बात कह देना चाहता हूं कि सुनिए, जिस आदमी ने इतिहास को लात मार दी उसका भविष्य खत्म है, लिख लीजिए। अपने दादा को बाहर फेंक के अपने बेटे को पालोगे ना, तो कल आप भी बाहर ही फेंके जाओगे, ये बात है गारंटी। नंबर वन चिल्ला रहे हैं अब सर, नंबर वन ये देखे पीछे चिल्ला रहे हैं, उग्रवाद नहीं। नंबर टू इन्होंने कहा मैं बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, श्री मोहन भागवत जी के बयान को टर्म एंड कंडीशन के साथ सेलेक्टिवली कोट ना किया जाए। उन्होंने कहा कि मिल बैठकर बातचीत होनी चाहिए। हम मिल बांटने के लिए जब भी इनके पास चले जाते हैं, ये औरंगजेब की कंट्री पहुंच जाते हैं, कहते हैं नहीं औरंगजेब हमारा। अरे बात कीजिए ना सर। देखिए ना, एक चीज बताइए मुझे, एक चीज बताइए, राम मंदिर पे विवाद कैसे बातचीत होगी बताओ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ। यू सजेस्ट मी। अगर इस देश की मुस्लिम जो कौम है, अगर वो मानते हैं कि उनके 2, 3, 4, 5, 10 जो भी मेन लोग हैं, और उनको लगता है तथ्यात्मकता से जांच करा लीजिए। मैं कहता हूं, मैं मानता हूं वहां शिवलिंग नहीं है फॉर दैट मैटर, ज्ञानवापी में आकर बैठकर जांच कराइए, जिसका हो उसको दे दीजिए, खत्म मसला। ये करेंगे एक मिनट। देखिए प्रतीक जी, मैं प्रतीक जी एक बात बहुत स्पष्ट प्लीज मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में एक बात बोलूंगा। हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश की एक कानून प्रक्रिया है, न्यायपालिका है। ये काम न्यायपालिका है, ये बात ठीक है।
कि वहां पे शिवलिंग है नहीं है, फाउंटेन है नहीं है, इस स्टेज पे मुझे ये लगता है कि हमारे को कोर्ट के ऊपर ये चीज छोड़ देनी चाहिए, ताकि ये जो माहौल बन रहा है कि आप हिंदू, ये मुस्लिम, अजान, हनुमान चालीसा, ये जो माहौल बन रहा है, ये माहौल देश के लिए खराब है। ये माहौल देश के लिए खराब है। कपिल मेरा मानना इसमें थोड़ा सा फर्क है। मेरा थोड़ा सा मानना कपिल इसमें थोड़ा सा फर्क है। मोहन भागवत जी ने जो बात कही, मैं उसकी तरफ ज्यादा इशारा करना चाहूंगा। डिफर कर सकते हैं ऑफकोर्स, नहीं मैं मान रहा हूं ये अच्छी पहल है, ये उनकी अच्छी पहल है। इसके अपार्ट फ्रॉम विचारधारा को किनारे करते हुए उनकी बात को सीधे सीधे सरल भाषा में लेते हैं। राम मंदिर का मसला बगैर कोर्ट के भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन मुझे मत बताइएगा गलतियां कहां हुई हैं। मुझे मालूम, आई नो वेरी वेल कहां गलतियां हुई, लेकिन मैं ऑफकोर्स यू हैव अ फुल राइट टू एक्सप्लेन। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर हम आपस में मसला नहीं सुलझा पाए तो कोर्ट जाएंगे और फिर कोर्ट के बात मानेंगे। इस देश में नजीर बन सकती है, आप समझ गए मेरी बात। इस मुल्क में नजीर बनाई जा सकती है, पहल कौन करेगा ये बात है। गुप्ता जी वो बोलिए गुप्ता जी। नजीर क्या ऐसे ही बनेगी जो कानपुर में पत्थर चल रहे हैं, जामा मस्जिद से जो मस्जिद है वहां तो नमाज पढ़ के और इकट्ठे होकर के लोग पत्थर मारते हैं, क्यों? मुझे मालूम था, मैंने आपकी आवाज सुन ली थी कि आप यही बात कहने वाले, लेकिन फिर भी मैं माइक लेके आपके पास आया। मेरी ईमानदारी पे शक मत करिएगा। मैंने वहां पे बात सुन ली थी, आप यही कह रहे थे कि क्या नजीर ऐसे बनेगी जैसे कानपुर में ईदगाह के बाहर निकले और पत्थरबाजी नहीं बनेगी। गुप्ता जी, फूल बांटने से बचेगी, विचार बदलने चाहिए, फूल बांटने से बनेगी। लेकिन ये पहल कौन करेगा? देखिए, एक बार भी नहीं बोले। मैं तो ये कहूंगा जो मोहन भागवत जी ने कहा है, प्लीज 8 साल के हालात देख के कहा है उन्होंने, देश को वापस तरक्की की ओर, जो लूट मच रही है उससे निकल के बाहर जहां देश आगे बढ़ रहा था, जो हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, जो सिस्टम खराब हो चुका है, उसको वापस आने की जरूरत है। ये मोहन भागवत जी ने कहा है कि तमाम लोग मिलजुल कर अपनी विचारधारा को एक तरफ रखकर देश की तरक्की के लिए सोचे, इससे देश की तरक्की होगी। इन सब चीजों से देश की तरक्की नहीं होगी। आसिफ भाई आप यहाँ आइए। आसिफ भाई, कम से कम कुछ नहीं, मुझे 8 बरस हुए यहाँ पे शो करते हुए। उससे पहले दूसरे चैनल पे करता था, लेकिन 8 बरस तो यहीं हुए। और कम से कम 6 साल से ये रस्सी के उस तरफ खड़े होते थे। 6 साल रस्सी के उस तरफ खड़े रहते थे। मैं आता था, कभी कभी पूछ लेता था, कभी कभी इनका मन होता था तो पूछ लेते थे। नहीं, किसी ने पूछा कैसे होगी नजीर, कैसे बनेगी? गुप्ता जी, नजीर सामने खड़ी है, बनाई है। गुप्ता जी, नजीर खड़ी है, बनाई है, मेहनत की है, बनाई है। जो इन्होंने कहा कि यह माहौल खराब है, यह माहौल क्या? गुप्ता जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप गलत हैं, आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं। क्या सेल्फी? मेरे को एक सेल्फी लेनी थी आपके साथ। सेल्फी लेनी थी, हाँ यहाँ। एक ले लूं? थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा साहा है। मेघा साहा, किसके साथ आई हैं आप? मैं अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड को बुलाइए यहाँ। कहाँ साहब कहाँ से हैं? रांची झारखंड से आपको बहुत देखते हैं, आज सामने देख के लिए बिलीव नहीं हो रहा। तो गुप्ता जी, मैं कह रहा था नजीर बनाई है, नजीर भी बनाई है। और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपके पास आईना नहीं है तो आप बेकार आदमी हैं। आईना रखिए, हमेशा मैं देखता रहता हूं। मलहम नहीं लगा सकते तो नमक मत छिड़किए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों लोगों को। मैंने वो जो टेंशन था वो हल्का कर लिया, अब आप जाए। जी, आपका चांस, राइट जी। देखिए, मेरा मानना है किसी को भी अपने धर्म ग्रंथों को ही मानना चाहिए। रामचरितमानस कहता है कि बिना न माने जल दी जड़, गए 3 दिन बीत,
बोले राम सकोत तब भय बिन होए न प्रीत। बोले राम सकोप, सुन लो, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, और उसमें यही कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। सुनेंगे नहीं सर? हाँ मैं सुनूंगा। मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब सागर के सामने 3 दिन तक विनती करते रहे, हटा नहीं। जब धनुष निकाल के प्रत्यंचा चढ़ाई, 2 मिनट में खड़ा होकर रास्ता दे दिया। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, किसी से कोई जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, सब कानून के तहत है। लेकिन देखिए, ये भारत है, इस भारत को आगे ले जाना है, इसमें भय की कोई चीज नहीं है। आपस में मिलकर इस नए भारत को बनाना है। इसमें कुछ कमियां आपकी भी होंगी, कुछ कमियां हमारी भी होंगी, कुछ कमियां आपकी भी होंगी, कुछ कमियां हमारी भी होंगी। हम मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। आने वाले बच्चे हमको देख रहे हैं और देखते रहेंगे। मैं बहुत कम होता है कि जब प्रवक्ताओं के बोली पे ताली बजा देता हूं। त्यागी साहब बहुत अच्छा बोलते हैं। इनके पास भी एक पंक्ति थी, गुप्ता जी, इनके पास भी एक पंक्ति थी उसी रामचरितमानस की, और उसी रामचरितमानस की एक पंक्ति मेरे पास भी थी। मेरे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं। हाँ नहीं, उनके शिव हैं, मुझे मालूम है। मेरे भगवान राम हैं और शिव के आराध्य राम हैं, ये भी सुनिए। लेकिन मेरी पंक्ति थी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान हारा। राम तो सिर्फ प्रेम प्यारा है और कुछ नहीं। तो मेरी पंक्ति वो थी, रुकिए औरंगजेब साहब, आप नहीं कह पाएंगे, मुझे कहने दीजिए। आपको मौका दिया था, जब नहीं बोला तो मुझे बोलने दीजिए। गुप्ता जी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसके अलावा कोई बात नहीं। और आपने जो बात कही है शुभेंदु, डर की नहीं, भय की नहीं हो ही नहीं सकता। अगर वो भय है तो इमारत नहीं खड़ी हो सकती। ऑफकोर्स जी, बोलिए। सर, मेरा सारे पार्टी के यहाँ पे नुमाइंदे हैं, इनके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बस ये इतना ही कहना चाहता हूँ। कल जो एक पिक्चर रिलीज हुई है पृथ्वीराज चौहान की, उस पिक्चर के देखने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है जो हम अपने इतिहास में पढ़े नहीं है। क्या मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी के बुक में जो है उसको चेंज कर दीजिए, बट क्या ऐड कर सकते हैं हमारे? क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार जी। मेरा नाम कुणाल है, और मैं बस ये लोगों को कहना चाहूंगा, यहाँ मुस्लिम भाई और हिंदू भाई, हम सब भारतीय हैं। बस हमें केवल ये सोचना है कि हम भारतीय हैं और भारतवास में रहते हैं। और कुणाल कहाँ के रहने वाले हो? मैं किसी को जाति नहीं बताता हूँ, मैं किसी को धर्म नहीं बताता हूँ, मैं भारत में पैदा हुआ, मैं भारतवासी हूँ जी। वो वीडियो पे चला गया, मैसेज उस पर कर लीजिए। आपसे ज्यादा जरूरी डिबेट नहीं है ये। नहीं, अभी वीडियो पे है ये, करिए। नमस्ते, आज पूछ नहीं पाया मैं। एक बात रैपअप के लिए, एक बहुत अच्छी बात आप रैपअप आप जानती हैं, आप टेलीविजन जानती हैं बहुत अच्छी तरह से, मैं जानता हूँ। बोलो भाई। आई गए आप। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, 2 मिनट की बात है। ये सेकुलर कह रहे हैं, अभी ये कश्मीर का व्यक्ति बता रहा था। आज 57 देश इनके हो गए, भारत के 28 राज्यों में 20 में हिंदू अल्पसंख्यक है। ये एकता की बात करते हैं, कहाँ से एकता होगी? पूछिए इनसे। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितनी भी चीजें हैं, मोदी है तभी मुमकिन है। हाँ। मोदी है तभी मुमकिन है, और जितने भी लोग कहना चाह रहे हैं वो ये बात अच्छी तरह जान। एक मिनट लीजिए। मैं तो इतना ही कहूंगा, नजीर की बात करी थी ना, नजीर की बात करेंगी। अब दर्द कहाँ होता है? जो विरोध झलकता है ना, वो कहाँ झलकता है? जो ये तेरे सीने में न सही, मेरे सीने में सही, वो आग कहीं आग चलनी चाहिए। आज से रिश्ता तेरा। नमस्ते, आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। मैं हूं किशोर अजवाणी। 23 मार्च 1988 के दिन जब पंजाब के मशहूर कवि अवतार सिंह संधू यानी पाश जब पंजाब के जालंधर से नकोदर की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। पाश तब सिर्फ 37 साल के थे। पाश खुलकर खालिस्तान का विरोध करते थे। वो नहीं चाहते थे कि देश का दूसरी बार बंटवारा हो। वो पंजाबी में कहते थे, खालिस्तान ऐसे ही है जैसे कनक विच उगी कंग्यारी, यानी जैसे गेहूं में लगे कीड़े। इससे ठीक 8 साल पहले पंजाब के एक और मशहूर कवि और गीतकार साहिर लुधियानवी जब जावेद अख्तर के साथ बैठे थे, तभी उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। वो 59 साल के थे। ये कहानी हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि इसी हफ्ते बिल्कुल ऐसी ही 2 घटनाएं फिर से हुई। 29 मई को
पंजाब के मशहूर गायक और रैपर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो सिर्फ 28 साल के थे। मूसेवाला विवादित थे, लेकिन उनके प्रशंसकों की संख्या लाखों में है। पाश की तरह मूसेवाला के गानों में भी सिस्टम, सरकार और समाज के प्रति गुस्सा झलकता है। हालांकि विरोधाभास यह है कि पाश पूरी तरह से खालिस्तान के विरोध में थे, जबकि मूसेवाला पर अपने एक गाने में खालिस्तान की तारीफ करने के भी आरोप लगे। मूसेवाला की हत्या के ठीक 2 दिन बाद हिंदी फिल्मों के मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुन्नाथ, जो के नाम से लोकप्रिय थे और 1990 से लेकर अब तक जिनके गानों को सुनकर एक पूरी पीढ़ी बड़ी हुई, उन्हें कोलकाता में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। के सिर्फ 53 साल के थे। हालांकि के की मौत कैसे हुई इसकी भी जांच चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि जहां ये कॉन्सर्ट हो रहा था वहां जरूरत से ज्यादा भीड़ थी, जबरदस्त गर्मी थी, एसी काम नहीं कर रहे थे। इसी बीच के की तबीयत अचानक बिगड़ी। उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो गई। पाश की तरह मूसेवाला विद्रोही थे, तो के की तरह साहिर लुधियानवी अपने फिल्मी गीतों की वजह से बहुत लोकप्रिय थे। पाश और मूसेवाला की मौत की वजह बनी बंदूक, तो के और साहिर लुधियानवी की मौत की वजह बना दिल का साथ छोड़ देना। और इन दोनों ही घटनाओं से जो बात साबित होती है वो ये कि जब मृत्यु आती है तो विद्रोह की आंधी भी थम जाती है और दिल की धड़कनें भी। मूसेवाला मूल रूप से एक रैपर थे जिनका असली नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू। अब इसे इत्तेफाक कहें या दुर्भाग्य, लेकिन मूसेवाला जिस रैपर को अपना आदर्श मानते थे उसकी भी ऐसे ही सिर्फ 25 साल की उम्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस रैपर का नाम था टुपैक शॉकर। टुपैक भी मूसेवाला की तरह विद्रोही स्वभाव के थे, भड़काऊ गाने लिखते थे। उन्हें मशहूर मैगजीन रोलिंग स्टोन्स ने रैपिंग की दुनिया में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का दर्जा दिया था। लेकिन 1996 में अमेरिका के लास वेगस में जब वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे तब गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसी तरह यंग डॉल्फ, नोटोरियस बिग, XXX टेंटेसियम जैसे स्टार रैपर्स की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जबकि मशहूर अमेरिकी रैपर 50 सेंट पर साल 2000 में जानलेवा हमला हुआ था। उन्हें 9 गोलियां मारी गई थी, लेकिन 2 हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद वो बच गए। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर रैपर्स के साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? रैपर्स जो गीत लिखते हैं उनमें समाज और सिस्टम के प्रति इतना गुस्सा क्यों होता है? रैपिंग करने वाले विद्रोही क्यों होते हैं? और कई रैपर्स आखिर में हिंसा का शिकार क्यों हो जाते हैं? आज हम आपको रैपर्स की दुनिया में लेकर चलेंगे। आपको इसका इतिहास बताएंगे, इसके सामाजिक पहलू के बारे में बताएंगे, भारत के कुछ शानदार रैपर से आपको मिलवाएंगे और हम रैपिंग के मनोविज्ञान को भी समझने की कोशिश करेंगे। रैपिंग को कई लोग हिप हॉप कहकर भी बुलाते हैं, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। तब हिप हॉप के जरिए अमेरिकी अफ्रीकी मूल के लोगों ने अपनी भावनाओं का प्रदर्शन शुरू किया था। ये वो लोग थे जो अभावों के साथ जिंदगी बिता रहे थे, जिनके साथ भेदभाव होता था, जिनके साथ हिंसा होती थी और जिनके साथ अमेरिका का श्वेत समुदाय न्याय नहीं करता था।